नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक अपनी हर एक हार का ठीकरा ईवीएम के सिर पर रखती आई कांग्रेस की नई चिंता कि 26 सीटों पर ईवीएम से वोटिंग कोरोना का संक्रमण बढ़ा सकती है। लिहाजा उपचुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। सवाल यह कि कांग्रेस को ईवीएम से इतना डर क्यों लगता है। चुनाव आयोग से सितंबर में उपचुनाव के संकेत मिलने के बाद कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक जो तेरा है वो मेरा है की दौड़ जो है वो शुरू हो गई। कमलनाथ सरकार ने जो माफिया के खिलाफ मुहिम चलाई थी, शिवराज सरकार ने 2 कदम आगे बढ़कर अपराधियों पर लगाम कसने ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। आज भी एक एनकाउंटर हुआ भोपाल के नजदीक में। सीएम शिवराज ने आज रेप के एक मामले में आरोपी उज्जैन के आबकारी अधिकारी की सीधे बर्खास्तगी करके यह बता दिया कि अब इंसाफ में देरी नहीं होगी। इधर कांग्रेस बीजेपी के जांचे परखे और आजमाए हुए हिंदुत्व के रास्ते को फिर पकड़ रही है। कमलनाथ का धार्मिक चेहरा दिखाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ है और जब सियासत के इतने दांव हैं तो ऑफर से कैसे चूक जाएंगी पार्टियां। कांग्रेस ने अतिथि शिक्षकों को चुनाव के पहले ही ऑफर दे दिया कि कमलनाथ रिटर्न होने दीजिए, पहली कैबिनेट में आप नियमित हो जाएंगे। 15 महीने में ये अतिथि शिक्षक क्यों नियमित नहीं हो पाए, बीजेपी ने यह जवाब भी मांग लिया। तो परखेंगे कि चुनाव के मैदान में उतरने के पहले किसके वादे होंगे कितने टिकाऊ, और उस सवाल की तह में भी जाएंगे कि कांग्रेस को ईवीएम क्यों इतना डराती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद जो मौजूदा पैनल है उससे कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। देखिए, इस चिट्ठी में कांग्रेस का संकट भी दर्ज है और सवाल भी, और चुनाव आयोग के लिए यह सुझाव भी कि इस माहौल में ईवीएम से चुनाव संक्रमण का नया खतरा हो सकते हैं। कांग्रेस का ईवीएम से डर क्या वजह केवल कोरोना ही है? होने वाले चुनावों को ईवीएम की बजाय मतपत्र से कराया जाए, और ईवीएम की बजाय अगर मतपत्र से चुनाव होंगे तो किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण की स्थिति नहीं बनेगी। ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि आदरणीय कमलनाथ जी के सुझाव पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय इस पर ध्यान देंगे। उनके जितने विधानसभा चुनाव में होने वाली है विधानसभा सीटों पर उनको निश्चित तौर पर हार दिख रही है, इसलिए कई प्रकार के बहाने बना रहे हैं। पौराणिक महत्व वाले इस मार्ग के निर्माण का संकल्प मैंने मुख्यमंत्री के रूप में लिया था। मेरा उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए राम वनगमन मार्ग उनके जीवन पथ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बन सके। सोशल मीडिया पर आज कांग्रेस मुख्यालय से चला ये वीडियो बता रहा है कि कांग्रेस उपचुनाव में भी बीजेपी के नक्शे कदम सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ेगी। हर दांव आजमा रही कांग्रेस रिटर्न ले पाएगी कि नहीं ये तय नहीं है, लेकिन सौगातों की झड़ी अभी से लग गई है। अतिथि शिक्षकों से वादा कि सत्ता में आए तो पहली कैबिनेट में ही नियमित कर दिए जाएंगे। हालांकि बीजेपी सवाल पूछ रही है कि 15 महीनों में फिर क्या किया। कांग्रेस ने 1.25 साल में अतिथि विद्वानों को नियमित नहीं किया, वो केवल अब चुनाव के कारण किया है। हालांकि कांग्रेस को फिलहाल चिंता इस बात की करनी चाहिए कि उसके किसी और विधायक के सिग्नल बीजेपी मुख्यालय से कनेक्ट तो नहीं हो रहे। बाकी आज एमपी में कांग्रेस मुख्यालय से निकले सुझाव के साथ उठा है ये सवाल कि कांग्रेस को ईवीएम से इतना डर क्यों लगता है। जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है विनोद गोटिया, ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। विनोद जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत दिनेश जी का। और तीसरे मेहमान भूपेन गुप्ता, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता भी हैं, भूपेन जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत भूपेन जी से ही करेंगे। भूपेन जी, ईवीएम से कोरोना नहीं होगा, बैलेट पेपर से हो सकता है क्या? बैलेट पेपर से कैसे हो सकता है, वो इंडिविजुअल आदमी उसको हैंडल करता है। और दूसरी चीज ये है कि ये तो एक प्रक्रियात्मक सुझाव है, इसको मानना ना मानना इलेक्शन कमीशन के हिस्से में है। और इलेक्शन कमीशन को खुद इस बात की चिंता होनी चाहिए कि संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है और संक्रमण के प्रति सरकारें जिस तरह से लापरवाह हैं, उसमें जो है सभी संस्थाओं को जो सतर्कता बरतनी चाहिए, उनमें से एक सतर्कता ये हो सकती है। ठीक है, एक बार हम विनोद जी का रुख कर लेते हैं। विनोद जी, ये क्या अभी से कुछ ईवीएम सेटिंग पे तो नहीं लग गए हो आप लोग? कांग्रेस को शंका क्यों हुई?
ऐसा लगता है कि ईवीएम के ऊपर जितने चुनाव हुए हैं और उन चुनाव को राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती थी, तब ईवीएम के ऊपर कोई किसी तरह की आवाज़ इनने नहीं उठाई थी। आज बाई इलेक्शन हो रहे हैं, कोरोना एक बहाना ले जरूर रहे हैं, लेकिन निशाना बनाना इनका मकसद है ईवीएम को। और देश जब इतने आगे बढ़ गया है, उस पद्धति को देश की जनता ने स्वीकार कर लिया है, तो मेरा तो सुझाव रहेगा कि चुनाव आयोग को ये समझना चाहिए कि राजनीतिक दल अगर प्रश्न उठाते हैं और वो उसको सिद्ध नहीं कर पाते तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जवाबदार नेता जो ईवीएम के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनके ऊपर निजी तरीके से प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की आस्था पर चोट करने वाला विषय है। जहाँ तक भूपेंद्र जी ने अभी कहा कि इससे संक्रमण फैल सकता है, इसलिए वो बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, ये एक शंका हो सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप बैलेट पेपर का यूज करेंगे तो बार बार चिन्ह लगाने के लिए जिस मुद्रा का उपयोग करेंगे वो ज़्यादा संक्रमित हो सकती है बनस्पत इसके कि अगर आप उंगली दबाने जाएं, बटन दबाने जाएं उंगली से, ठीक बात, तो आप अपने आप को सैनिटाइज करके जाइए अपने हाथ को और बटन दबाइए और उसके बाद फिर सैनिटाइज कर लीजिए। और इसलिए मुझे लगता है कि ईवीएम में ज़्यादा खतरा नहीं है, बैलेट के ऊपर ज़्यादा खतरा है। ठीक है, दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, अव्वल तो ये मांग, फिर इसके बाद जो आज का पूरा हमारा पैकेज है वो अलग अलग मसलों पर है जो चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। पहले ईवीएम पे ही आपकी टिप्पणी कि कांग्रेस ने अगर ये मांग की है तो क्या वजह लगती है आपको? प्रवीण जी, ये कांग्रेस की बड़ी परंपरागत मांग है। हर चुनाव के पहले हम इस मांग को सुनते हैं। आप अब इसको कोरोना संक्रमण से यदि कांग्रेस जोड़ रही है तो क्योंकि ये मौजूद विषय है, इस पर जो जिस तरह का भय लोगों में है इस संक्रमण को लेके, तो स्वाभाविक इस तरह की मांग आएगी। फिर तो ये भी विषय आएगा कि कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव प्रचार आप कैसे करेंगे, क्योंकि भीड़ तो वहां भी जुटेगी, आपको प्रचार के लिए चाहिएगा। तो फिर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो केवल बैलेट पेपर से जुड़े हुए नहीं है, चुनाव की दूसरी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। तो संपूर्ण चुनाव इस मौजूदा दौर में, मौजूदा स्थिति में होना चाहिए कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। जो अभी हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम टाइम बाउंड में कराने को बाध्य हैं, लेकिन हो पाएंगे कि नहीं। जिस तरह से हम लॉकडाउन की ओर वापस लौट रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि समय पर चुनाव हो पाएंगे कि नहीं। तो पहले तो इलेक्शन कमीशन ये तय करना है उसको कि वो करा पाएगा कि नहीं, करा पाएगा कि नहीं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। एक बार भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, एक और बात जो आज आपकी उसमें आई, पहले उस पर जाते हैं हम कि जैसे ही कांग्रेस कमलनाथ रिटर्न होंगे तो जो अतिथि शिक्षक है वो पहली कैबिनेट में नियमित हो जाएंगे। अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान का मसला जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उठाया था और ये कहा था कि वो सड़क पे उतर जाएंगे, तब सीएम उस समय जो थे कमलनाथ जी ने उनका उतर जाएं। अब अचानक ये लगा कि भाई पहली कैबिनेट होगी तो नियमित हो जाएंगे। वजह क्या लगती है सर इसके पीछे? पहले तो मैं इस बात का, इस भ्रम का जवाब दे दूं कि कांग्रेस पार्टी जो है ईवीएम से डरती है। भारतीय जनता पार्टी ने और इनके जो पितृपुरुष हैं जिनको इन्होंने घर बैठा दिया है, माननीय लालकृष्ण आडवाणी से सुब्रमण्यम स्वामी और सारे इनके नेताओं ने 5 साल तक ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाया था। तो ये जो है इस गलतफहमी में नहीं रहे और इस तरह का दोषारोपण करके जो है अपने पाखंड को छुपाने की कोशिश नहीं करें। दूसरी चीज मैं आपसे कह दूं कि अभी जब झारखंड के चुनाव, हरियाणा और इनके परिणाम आए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सवाल उठाया था। तो ये सवाल कोई एक जो है राजनीतिक दल की सीमा रेखा में बंधा हुआ नहीं है। इस सवाल को सभी पार्टियां सनय सनय उठाए। सुनिए मेरी बात, वरिष्ठ नेता है, मेरी बात सुन लीजिए, मत करिए, मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल कोडिंग कर रहे हैं और सही, आपने किताब तक लिखी है इस पे। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मिस कोडिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। कोई समय कर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत का बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। और उस समय शुरुआती मैं गलत, पहले इसका टेक्नोलॉजी से कोई संबंध नहीं है, इसका टेक्नोलॉजी से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध आपकी आशा है। कोई मिसकोटिंग नहीं है, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, तथ्यात्मक बात कर रहे हैं और इसको आप डिनाई करिए। तथ्यात्मक आप गलत बात कर रहे हैं, आप तथ्यात्मक रूप से डिनाई करिए, आप गलत बात कर रहे हैं। एक बार मूल मुद्दे बात आप कर रहे हैं, आप मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। एक बार नहीं, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं आपसे अच्छी तालियां तरह सर। टेक्नोलॉजी को समझता हूँ। ठीक है। जी हाँ, दूसरा भूपेंद्र जी, सवाल दूसरा जो जो आपने अतिथि उठाया शिक्षक है अतिथि विद्वान वाले कि सवाल हमने- है। एक एक जी, क्रम जी। हम आज 3-4 सवाल है जी, इस सवाल का जो है इसका उत्तर ये है कि हमारी सरकार जो है इसकी पूरी तैयारी कर चुकी थी, फैसला हो चुका था और आमंत्रण पत्र तक इसके जो है प्रकाशन में थे और हमारी सरकार को पीछे से धक्का मार के अनैतिक संसाधनों से गिरा दिया गया। अगर हमारी सरकार टिकी रहती, महीने भर भी टिकी रहती, तो ये मसला हल हो चुका होता है। इसकी व्यवस्था हमारी सरकार कर चुकी थी, इसलिए हम इसका वादा कर रहे हैं और आज इनमें हिम्मत है तो सारी व्यवस्था है, तैयार है, ये कर दें उसकी घोषणा। इनकी सरकार क्यों छुप के मुंह छुपाए घूम रही है? ये घोषणा कर सकते हैं। हमने तो पूरी तैयारी कर दी है, फाइलें तैयार हैं, उस पर सारे विभाग डिसीजन सहमतियां हो चुकी हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो तो ये घोषणा कर देंगे तो ले जाएंगे माइलेज, फिर आपको क्या मिलेगा? सुनिए, अरे कोई माइलेज के लिए देश नहीं चलता है, ये देश चलता है जन कल्याण के लिए। माइलेज की जो दुकान जो है भारतीय जनता पार्टी चलाती है, ये माइलेज की दुकान कांग्रेस नहीं चलाती। हमने देश खड़ा किया 70 साल में, एम्स बनाया या इसरो बनाया, सब बनाया, किसी का श्रेय नहीं लिया हमने जो है ढोल नहीं बजाए जरा सी चीजों के कि एक सड़क बनाई 1 फुट की तो उसमें भी अपना जो है झंडा गाड़ने के लिए पहुंच गए। ये काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया और अभी भी नहीं करेगी। वो कांग्रेस जो है एक सिस्टम से काम करती है और उस सिस्टम पर चल रही है। इन्हें ढोल बजाने की आदत है तो ये बजा लें ढोल। अब पर्याप्त कर दिया सर मैंने। अब विनोद जी का रुख कर, भूपेंद्र जी आऊंगा, फिर आऊंगा आपका। विनोद जी का रुख कर लेते हैं। विनोद जी, मुझे याद है एन वक्त पर पिछली बार इन्होंने किसान कर्ज माफी पर एक कमिटमेंट किया था। एन वक्त पर संविदा को लोगों को कहा था कि हम नियमित करेंगे और अभी बहुत नाराज है विद्युत संविदा और ये वो सब रोज मुझे ट्वीट भी करते हैं। अब ये कर रहे हैं कि वे पहली कैबिनेट की मीटिंग में जो है वो नियमित कर देंगे। प्रवीण जी, मेरे को बड़ी हंसी आ रही है इस बात को लेके कि आपको याद होंगे 500 रुपए के गुरुजी, 1500 रुपए के शिक्षाकर्मी, याद है कि भूल गए आप? और इसलिए इनकी बातें सुन के मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि पूरे देश का, पूरे प्रदेश का कल्याण अगर ये कर रहे थे तो इस देश की जनता को ये समझ में नहीं आया। जरूर ले लूंगा सर जवाब, पहले इनकी बात पूरी हो जाए। जरूर ले लूंगा भूपेंद्र जी, जरूर ले लूंगा। दिनेश जी के पास जाऊंगा, फिर आऊंगा आपके पास। ये किसानों का कर्ज माफ करने वाले लोग, ये किसानों का कर्ज माफ करने वाले लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि कर्ज माफ कर देंगे, फिर कहने लगे 2 लाख तक का कर देंगे और कर नहीं पाए किसी किसान का कर्ज माफ। तो आप किसानों के साथ तो बात कर नहीं सकते, उनके साथ टाई अप कर नहीं सकते क्योंकि उनको इनकी असलियत पता है। तो अब ये आ गए कि हम जो है शिक्षकों को नियमित करेंगे और ये करेंगे। उनका जितना हित शिक्षकों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 वर्षों में किया था, 500 रुपए का गुरुजी आज 40,000 रुपए की तनख्वाह उठा रहा है। और इसलिए भूपेंद्र जी, इतना सफेद झूठ परोसने का काम मत करिए। जनता के सामने बैठे जवाब ले लीजिए। आपके सफेद झूठ पर मेरा जवाब ले लीजिए, बात कहने का काम करें। मेरा बहुत छोटा जवाब भूपेंद्र जी, बहुत छोटा, क्योंकि फिर दिनेश जी के पास जाना कई बार हो जाता, दूसरे सवाल तक मैं पहुंच ही नहीं पाता। सुन लीजिए, बहुत छोटा भूपेंद्र जी, बहुत छोटा जवाब दीजिए। जिस जमाने की ये 500 रुपए के गुरुजी की बात कर रहे हैं, उस जमाने में जो है उसको उसी की पंचायत पर रोजगार दिया गया था और वो जो है उसके लिए ऑनरेरियम। सुनिए, पूरी बात सुनिए, मेरी बंटर, वही बता रहा हूं मैं आपको। अभी अब थोड़ी गोटिया जी सुनने की हिम्मत रखें। आप तो अच्छे आदमी हैं, बीजेपी के आम लोगों की तरह नहीं है, आपका बड़ा आदर है यार। आप सुन लो बात को मेरी, फिर जवाब दे देना। आप, मैं आपसे भाग थोड़ी रहा हूँ, डिबेट में बैठा हूँ। जी यार जी, जब हमारी सरकार ने 6वां वेतनमान इस देश की सरकारों को दिया तो गोटिया जी वेरीफाई कर लीजिए किन शर्तों के आधार पर दिया गया था। 30% रिट्रेंचमेंट की शर्त पर जो है 6वां वेतनमान देश में दिया गया। 5,000 के चपरासी की तनख्वाह उसमें 22,000 हो गई। ये हमारी सरकार का किया हुआ काम है, आपका काम नहीं है। और ये 6वें वेतनमान का पुरस्कार है, ये कोई जो है आपकी सरकार ने नहीं कर दिया है ये। और इसके लिए केंद्र सरकार ने आपको कंपनसेशन दिया और उसके बाद 7वां वेतनमान आ गया। ये आपकी मेहरबानी से, ये आपकी मेहरबानी से नहीं बढ़ी, आपकी अब दिनेश गुप्ता आपकी सरकार नहीं, आपकी मेहरबानी से नहीं बढ़ा। आप जो है देख लीजिएगा दिनेश, विनोद जी, भूपेंद्र जी माफ कीजिए,
विनोद जी, भूपेन जी, हम दिनेश कर्मचारियों गुप्ता जी पर का मेहरबानी करते करते दिनेश भी जी, नहीं है, ये उनका दांव हक जो देते हैं। मैंने अभी भूपेन जी से भी पूछा, विनोद जी से भी पूछा, आऊंगा विनोद जी, आऊंगा, बहुत वक्त है अभी हमारे पास। दिनेश जी, ये जो दोनों राजनीतिक मेहमानों से मैंने सवाल पूछा, आपसे भी करूंगा, ये एंड टाइम में ये दांव चल जाते हैं ये लोग, और पिछले बार तो वो ऐसा लग रहा था कि कारगर हो गया, इस बार क्या कहेंगे आप दिनेश जी? देखिए प्रवीण जी, बड़ी विडंबना है कि आप शिक्षा जैसे क्षेत्र में आप अतिथि विद्वान या अतिथि शिक्षक या संविदा शिक्षक, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है ये बताता है कि हम शिक्षा में स्थायित्व नहीं चाहते, स्थायीकरण नहीं चाहते। तो शिक्षा की का जो स्तर है, मध्य प्रदेश सरकार उसको लेके गंभीर नहीं है। आप ये जो इस तरह की जो परंपराएं हैं, इसको किसी भी राजनीतिक दल को इंक्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक दो अलग अलग जो है एक काडर हैं। ये एक उच्च शिक्षा विभाग में, एक स्कूल शिक्षा विभाग में, इसको लेके भी लगातार भ्रम बना रहता है। जिनको आपने जो है महीने में 2 या 4 क्लासेज अटेंड करने के लिए बुलाया, उनको आप नियमित करने की बात करेंगे तो सोचिए आप देश में, प्रदेश में जितने बेरोजगार हैं उनके साथ आप कितना अन्याय करेंगे। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो हम उसे बड़ा फेयर सिस्टम नहीं मान सकते कि जो बहुत पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा फेयरली इसको काम कर रहा है। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी का जो सोच है वो भी इस तरह की सिस्टम को डेवलप करने का नहीं रहा होगा। शायद इसीलिए उन्होंने 15 महीने में भी उसको जल्दीबाजी नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि ये जो घंटे 2 घंटे का एक क्लास 2 क्लास लेने जो लोग आए हैं, इनको यदि हम रेगुलर करेंगे तो किस तरह का इसका दुष्परिणाम होगा, शायद वो जानते थे। और अब मुझे आश्चर्य हो रहा है यदि वो कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो ये जो है आप जो आपके तो पास ये लोग लेकिन आप देखिए ट्विटर पे बहुत सक्रिय हैं, मतलब केवल ये नहीं, तमाम संविदा वाले, विद्युत संविदा वाले, आउटसोर्स वाले, वाटर सेट वाले, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, ये जो पटवारी भर्ती वाले, ये तो इन्होंने एक यूनियन बना रखा है भाई। ट्विटर पे मुझे लगातार टैग भी करते हैं, तो ये इनकी नाराजगी तो है, किसी एक के साथ जाएंगे, किसी एक के खिलाफ जाएंगे। दिनेश जी, देखिए आपने देखा था कि 2018 के चुनाव के पहले प्रवीण जी पूरी एक पॉलिसी शिवराज सरकार लेकर आई थी। इसके बावजूद हमने देखा था कि रिजल्ट कोई बहुत उनके फेवर में नहीं आया है। आप देखिए कि उनके कंपैरिजन में ऐसे बहुत से बेरोजगार हैं जो अपनी वैकेंसी निकलने का इंतजार कर रहे हैं। पीएससी की परीक्षा नहीं होती, टीचर्स की भर्ती नहीं होती, आप जो है अदर और दूसरे डिपार्टमेंट है, चाहे बिजली में भी यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल पर रख रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, तो समस्याएं हैं। आप युवा को नौकरी चाहिए, आप 62 साल रिटायरमेंट एज कर रहे हैं, तो यंगस्टर जाएगा कहां, क्या करेगा, कैसे उसको नौकरी मिलेगी, ये सवाल है। तो वो भी एक गुस्सा चुनाव में होता है जिसको राजनीतिक दल उसका आकलन नहीं कर पाते हैं। ठीक बात है, इसी मुद्दे पे ही बात कर रहे थे हम। एक बार विनोद जी का रुख करेंगे। विनोद जी, आज एक वीडियो जारी हुआ है और वो उसमें ये जारी करने वाले का तो नहीं पता चला, लेकिन कांग्रेस का वीडियो है, कमलनाथ जी के नाम से जारी हुआ। उसमें बताया गया कितने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं वो, उन्होंने क्या क्या किया। राम वन गमन पथ वाला एजेंडा भी है, महाकाल भी है, उसमें बहुत सारे धार्मिक स्थल पर है, और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने हिंदू हित के लिए कितने काम किए या सनातन हित के लिए कितने काम किए, सनातन धर्म के लिए। ये जब विधानसभा का चुनाव था उसके पहले एक यात्रा निकाली थी माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी ने झंडा दिखाने का काम किया था और कहा था कि 50 दिन की ये यात्रा है जो राम वनगमन पथ पे जाएगी। तब भी मैंने कहा था कि ये इनके लिए राम जो है वो 50 दिन का विषय है और हमारे लिए पीढ़ियों का विषय है। और उसके बाद उस यात्रा के बाद राम वनगमन पथ का कोई पता आज तक नहीं चला। और ये वही कमलनाथ जी हैं जिनने महाकाल के मंदिर से स्पीकर उतरवाने का काम किया था, जो आज इस बात का दुहाई दे रहे हैं कि हमने महाकाल के मंदिर के लिए और हिंदू हित के लिए इतने सारे काम किए हैं। किसी अन्य धार्मिक स्थल से, किसी अन्य संप्रदाय के धार्मिक स्थल से एक स्पीकर उतरवाने का काम 1.5 साल में नहीं कर पाए, लेकिन महाकाल जैसे प्रतिष्ठित मंदिर से स्पीकर उतरवाने का काम किया। और अगर ये काम कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि ये भारतीय जनता पार्टी को कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, ये धर्म के मार्ग पर चले। भारतीय जनता पार्टी कॉपी कर रहे हैं, वक्त फिसल रहा है। मैं यहाँ से विनोद जी एक क्लोजिंग रिमार्क भूपेन जी का भी ले लेता हूँ। भूपेन जी, कॉपी कर रहे हैं बीजेपी को आप लोग, और ये एजेंडा तो उनका है, आपके लिए राम जो है वो चुनावी विषय है। भूपेन गुप्ता जी, इनका कोई प्रोप्राइटरी आइटम है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? ये चंदाखोरी करते हैं, हम नहीं करते हैं। ये जो है पाखंड करते हैं, हम नहीं करते हैं।
ये जो है धर्म के नाम पर वोट बैंक बटोरने की कोशिश करते हैं, हम नहीं करते हैं। हमारे इनमें बहुत अंतर है। हमने अगर 300 करोड़ रुपए की योजना बनाई है महाकाल के विस्तार की, 1 मिनट सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए साहब, आपने क्या क्या किया ये भी देश जानता है। आपने क्या क्या किया है, आपने क्या क्या किया ये देश जानता है, ये देश जानता है। आप मुझे मत बताइए, आपने इससे बड़े झूठ और पाखंड किए, मिक्सिंग नहीं रही, इससे बड़े पाखंड आपने किए हैं, इससे बड़े पाखंड आपने किए हैं। आप लंदन में जाके कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है और इंडिया में आके कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। मुझसे भी मत कहलवाइए आप, मुझे भी पता है। आप लाइव डिबेट में बैठा हूं, मैं लाइव डिबेट में ही बैठा हूं मैं आप बोलिए ना, पूरे जाने दीजिए देश में, कोई डरते हैं क्या? क्या आपने नहीं कहा लंदन में जाकर कि जो है कि हिंदू धर्म नहीं है? बोलिए ना, आपने कहा ये हिंदू धर्म, भागवत जी ने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है, ये जीवन पद्धति है। चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जब ऐसे लगातार चुनाव के वक्त वादे आते हैं, बहुत सारे कमिटमेंट आते हैं, ये कहा जाता है कि ये कर देंगे, पब्लिक इतनी समझदार है, वो बेहतर समझती है कि इसमें असल कितना है, सच्चाई कितनी है और झांसा कितना है। तो उम्मीद की जानी चाहिए, बुद्धिमान वोटर है एमपी का, वो तय कर लेगा कि कौन सी पार्टी उनके लिए किस तरह के अनाउंसमेंट कर रही है और क्या वो वाकई बेहतरी के हैं और उसी के अनुरूप नतीजे भी देती है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।